प्रेम महतो जी की शहादत हुई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि हमारे विषय संज्ञान में तब लिए जाते हैं या थोड़ी बहुत चर्चाएं में तभी आ पाती हैं जब किसी की शहादत होती है। तो क्या अपनी विषयों को संज्ञान में लाने के लिए भी हम लोगों को अपना जान देना पड़ेगा? अडानी के खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है तो ये इंटरनेशनल विमर्श का हिस्सा बनता है कि अडानी को विरोध का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसी अडानी का हम 2 साल से विरोध कर रहे हैं, बड़का गांव में हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं है। सत्ता के लिए, नौकरशाहों के लिए कोई विषय नहीं है। 800-700 रुपया में लोगों का घर जमीन उजड़ गया और आज जब वो जा रहे हैं एक 10,000-15,000 की नौकरी मांगने के लिए तो उनको लाठी मार के जान मार दिया जा रहा है। अप्रेंटिस संघ के लोग कितने दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भी नेता वहां तभी गए जब प्रेम महतो की मौत होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ यही व्यवहार है कि जब कुछ होता है, जब कोई शहादत देता है, तब सड़कों पर नेता आते हैं। कंपनी प्रबंधन का मन बढ़ा हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ के नौकरशाह आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको एनटीपीसी और अडानी से दिल्ली में फ्लैट चाहिए, नोएडा में फ्लैट चाहिए, बड़े गाड़ी चाहिए, बड़े ऑफर्स चाहिए, बड़े गिफ्ट चाहिए, तभी ये लोग इतने प्रभावित हैं कंपनियों से। आजसू पार्टी के युवा नेता और झारखंड के हर मुद्दों पर खुलकर बात करने वाले संजय मेहता जी हमारे साथ हैं। दरअसल आज मुलाकात की वजह यह है कि इन्होंने केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में जो बोकारो में जो मुद्दा हुआ, सीआईएसएफ के जवान ने प्रेम महतो पर और तमाम विस्थापित जो अप्रेंटिस संघ के लोगों थे उन पर लाठीचार्ज किया और एक प्रेम महतो नामक युवक की मौत हो गई। आपने 10 मांगों का पत्र जो अपना पत्र दिया उसमें 10 मांगे आपकी हैं। सारी मांगे हमने पढ़ा और लगा कि ये अमूमन सबको मांग करनी चाहिए। क्या उम्मीद लग रहा है कि आपकी मांगों पर कुछ सुनाई होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बोकारो के विस्थापित हैं उनकी जो स्थिति आज की तारीख में बहुत दयनीय है। और जब प्रेम महतो जी की शहादत हुई, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि हमारे विषय संज्ञान में तब लिए जाते हैं या थोड़ी बहुत चर्चाएं में तभी आ पाती हैं जब किसी की शहादत होती है। तो क्या अपनी विषयों को संज्ञान में लाने के लिए भी हम लोगों को अपना जान देना पड़ेगा? ये कितनी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मुझे लगा कि चूंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर आ गया बीएसएल, अब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री को अवगत कराना जरूरी है कि ये सेल क्या कर रहा है आपके इलाके में। अब आप देखेंगे, मैं पढ़ रहा था, एक बहुत पुरानी कोई व्यथा थी, तो कोई एक जमीर उद्दीन हुआ करते थे उस इलाके में जब स्थापन हो रहा था आज़ादी के बाद, जब 64 में हुआ ना वहाँ पे। तो घर पे डोजर और डंपर पोकलेन पहुंचा। जमीरुद्दीन अपने दरवाजे पर खड़े थे तो वो पदाधिकारी ने कहा कि कब बनाए हो घर? तो बोला कि बाप दादा लोग यहाँ बनाए हैं, हमारा पोता का भी जन्म यहीं हुआ है, मेरा जन्म यहीं हुआ है। तो ठीक है, तो 800 रुपया इसका तुम्हारा हो रहा है, कीमत हो रहा है। हाँ, आप सोचिए कि क्या हालत रही होगी। 800-700 रुपया में लोगों का घर जमीन उजड़ गया और आज जब वो जा रहे हैं एक 10,000-15,000 की नौकरी मांगने के लिए तो उनको लाठी मार के जान मार दिया जा रहा है। इसी दिन को देखने के लिए हम लोगों ने झारखंड बनाया था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मंत्रालय को लिखता हूँ। देखिए, लोग कहते हैं कि संजय मेहता बहुत लिखता पढ़ता है। देखिए, आप नहीं लिखेंगे विधिवत तौर पर, किसी मंत्रालय को अवगत ही नहीं कराएंगे। इस पत्र पर संज्ञान लिया गया है, बोकारो स्टील को भेजा गया है, फिर दिल्ली से पत्र आया। हाँ, यहाँ पर पत्र आया है, मैंने पता किया। तो जब आप लिखते हैं तो विषयों की जो जानकारी है वो मंत्रालय को होती है, क्योंकि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अपने तरीके से बातों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की आदत है कि हम लोग सच को बस उसी तरीके से रखते हैं। लेकिन देखिए, आपने एक बात कहा कि शहादत देना पड़ता है विस्थापितों को, तब जाकर जागती है पार्टी। आप भी एक राजनीतिक पार्टी हैं। अप्रेंटिस संघ के लोग कितने दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भी नेता वहां तभी गए जब प्रेम महतो की मौत होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ यही व्यवहार है कि जब कुछ होता है, जब कोई शहादत देता है, तब सड़कों पर नेता आते हैं, आश्वासन मिलता है और फिर पत्र वत्र होता है। आपको नहीं लगता है? ये तो एक विषय है, चूंकि ये विषय बहुत बड़ा बन गया। लेकिन जो हमारे पार्टी के दलगत जो नेता रहे हैं या ट्रेड यूनियन के लोग रहे हैं, तो वो सालों भर किसी ना किसी रूप से सक्रिय रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों की बात रखते हैं। ये मुद्दा एक राज्य स्तरीय मुद्दा बना, बड़ा मुद्दा बना, चूंकि सीआईएसएफ ने एक बहुत बड़ी क्रूरता की थी और उसके बाद उसके डीआईजी साहब झूठ बोलने लगे कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। तो कम से कम इतनी आक्रमणीयता तो इनको नहीं दिखानी चाहिए थी। उसके बाद वहाँ के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उनको कम से कम संवाद का रवैया अपनाना चाहिए था। कम्युनिकेशन को आप जब तक नहीं ओपन रखेंगे, आप संवाद के सारे रास्तों को बंद कर देंगे,
तो स्थिति उग्र होती है। वो स्थिति उग्र हुई, आप संभाल नहीं पाए, फिर इतनी बड़ी घटना हो गई। अभी वहाँ के अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया, मैंने देखा कि एफआईआर कर दिया गया है उन लोगों पर। कुछ लोगों पर नामजद एफआईआर है, कुछ लोगों पर अज्ञात है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जमीन हमारा आपने लिया, घर हमारा उजाड़ दिया, विस्थापित हम हुए, नौकरी हमको नहीं दिए, जान भी हमारा लिया और केस भी हमें पे कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब इतना दमन अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ होगा जितना दमन आज की तारीख में हो रहा है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरे हैं। इतना दमन तो मैंने कहीं नहीं देखा। जैसे आप बोल रहे हैं विस्थापित, तो झारखंड में कई कंपनियां हैं। आप देखिए गोड्डा में भी अडानी का विस्थापित जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पे, हालांकि मंत्री जी के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन है, जो उनकी मांगे हैं वो अभी तक सुनी नहीं गई। एनटीपीसी का आप देख लीजिए, बड़का गांव से आपको चुनाव लड़ने वाले थे, बाद में आप वहां से नाम अपना वापस ले लेते हैं विधानसभा में। वहां का भी देख लीजिए स्थिति क्या है, वहां पे विस्थापित के हाल एकदम बद से बदतर होते जा रहे। तो आप जी, अभी आपने बड़का गांव का नाम लिया। एक्चुअली आज मैं बड़का गांव के गोंदलपुरा ही जाने वाला था, लेकिन मेरे पिताजी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो मैं ही डॉक्टर के पास उनको लेकर के गया था। अभी लगातार उन लोग फ़ोन करते रहे, और अभी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं रांची से वहीं निकलने वाला था, लेकिन पता चला कि अब वो लोग वहाँ से उठ गए हैं। दरअसल हुआ क्या है कि 2 साल से बड़का गांव के गोंदलपुरा में, जिसे लोकतंत्र 19 ने भी कवर किया है, बहुत ही हाँ, आज भी आपकी टीम है, बेबाकी से इन लोगों ने कवर किया। तो 2 साल हो गया धरना प्रदर्शन का। आप सोचिए कि इस देश के भीतर एक कंपनी के खिलाफ 2 साल से लोग धरने पर बैठे हैं, एक भी दिन उसमें एब्सेंट नहीं, रोटेशन के तहत 200 लोग आज बैठेंगे, फिर वो जाएंगे कामकाज करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फिर 200 लोग बैठेंगे, और ऐसा 2 साल से चल रहा है। आज उसका दूसरा वर्षगांठ था, धिक्कार दिवस के रूप में बड़का गांव के लोगों ने मनाया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि झारखंड के एक इलाके में अडानी जमीन लेना चाहती है, वहां पर मुआवजा नहीं दे रही है, एनटीपीसी से लोग परेशान हो चुके हैं, और एनटीपीसी से जो दुर्दशा हुई है बड़का गांव में लोगों ने देखा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर अडानी के खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है तो ये इंटरनेशनल विमर्श का हिस्सा बनता है कि अडानी को विरोध का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसी अडानी का हम 2 साल से विरोध कर रहे हैं, बड़का गांव में हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं है, सत्ता के लिए, नौकरशाहों के लिए कोई विषय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विस्थापन के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापना की पॉलिसी को लागू नहीं कर पाते हैं, जब रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी को नहीं लागू कर पाते हैं, तो आपको इन रैयतों को छलना नहीं चाहिए। सबसे पहले बात तो आप कहते हैं कि भाई हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हम लोगों को पुनर्वास देंगे, नौकरी देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ITI खोलेंगे, तमाम तरह की चीज़ें। यहाँ भी यही हुआ कि हमने अप्रेंटिस पूरा करा दिया, आपको अब नौकरी देंगे, लेकिन इसका हासिल क्या है? 10-15 हज़ार की नौकरी देने में भी आप लोग जो है सो लोगों का पापड़ बिलवा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक बहुत बड़े विमर्श की जरूरत है। आप जिस कोने में जाइए, टंडवा से शुरू करिए, आम्रपाली से, बड़का गांव आइए NTPC, आप कोडरमा जाइए मांझेडी है, गोड्डा जाइए अडानी है, पतरातू आइए तो वहाँ पर आप देखिए वहाँ भी NTPC है। मेरा कहना ये है कि झारखंड के तमाम इलाकों में, और चाईबासा के जंगलों में जाइए, सारंडा के जंगलों में, तो वहाँ भी देखिए सेल है। कि इतने बड़े स्तर पर अगर झारखंड में आप खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों की स्थिति का आपके पास कोई डेटा नहीं है। सबसे पहले 4-5 काम इसमें होने चाहिए। पहला कि झारखंड में कुल कितने जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, जमीन के कितने हिस्से पर लीज प्राप्त है, किन लोगों को वहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला हुआ है, NOC मिला हुआ है, जमीन का लीज का अवधि कब तक था, क्या वो अवधि पूर्ण हो चुकी है, क्या लीज विस्तार के लिए कोई फिर उन लोगों ने अपना लीज का रिन्यूअल कराया है, कितने लोग विस्थापित हुए, कितना जमीन का अधिग्रहण किया गया, कितने लोगों को नौकरियां दी गई, और चतुर्थ वर्गीय, तृतीय वर्गीय, द्वितीय श्रेणी की नौकरी में कौन लोग हैं। क्या सरकार ने जो नियम लागू किया, बनाया कि झारखंड के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, 40,000 तक की नौकरी झारखंडीय स्थानीय रैयतों को देना होगा, क्या ये नियम लागू हुआ? नहीं हुआ। कंपनियां और चली गई हाईकोर्ट में कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो मैं इन कंपनियों के प्रबंधन से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपकी नैतिकता इतनी मर गई है कि आप जिस इलाके में आकर के जमीन ले रहे हैं, अपने संयंत्र को लगा रहे हैं, उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, माइनिंग आप वहाँ कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बचनी चाहिए कि हम वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दें, चूंकि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में भी ये लिखा हुआ है। फिर आप हाईकोर्ट चले जाते हैं कि नहीं हम ये कानून को लागू नहीं करेंगे। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी प्रबंधन का मन बढ़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ के नौकरशाह आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको एनटीपीसी और अडानी से दिल्ली में फ्लैट चाहिए, नोएडा में फ्लैट चाहिए, बड़े गाड़ी चाहिए, बड़े ऑफर्स चाहिए, बड़े गिफ्ट चाहिए, तभी ये लोग इतने प्रभावित हैं कंपनियों से, मुझे ऐसा लगता है। आपकी जो मांग है 10 मांग, उसमें से मुझे एक मांग जो है वो लगा कि 3rd और 4th ग्रेड में जो आपने लिखा है कि विस्थापितों को 100% आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये राज्य सरकार के स्तर पर हो सकता है या फिर इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप, क्योंकि सेल जो है वो केंद्र की कंपनी है जी। तो आपको क्या, चूंकि मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि सीधे तौर पर जिन लोगों को आपने प्रभावित किया है, आपने हमारी जमीन ले ली, जमीन हमारे जीविका का आधार था और वो जीविका का आधार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता। आपने हमारी जमीन ले ली तो एक पूरे जीवन काल तक के लिए, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक के लिए जीवन का आधार आपने हमसे छीन लिया। तो जब आपने जीवन का आधार ही हमसे छीन लिया है और हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो हमारी अगली पीढ़ी अब स्किल्ड होगी, तब आप उसको नौकरी देंगे। तो अब स्किल्ड हो गई थी हमारी अगली पीढ़ी, आपने ही उनको अप्रेंटिस कराया था और अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद वो नौकरी मांग रहे थे। एक अप्रेंटिसशिप के अभ्यर्थी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सारा चीज़, कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट, जितना चीज़ करना था, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करना था, सब कुछ कर लिया। अब हवाला क्या देती है सेल कि जब तक हम पदों को सृजित नहीं करेंगे तब तक आपको हम नौकरी नहीं देंगे। दूसरा क्या कहती है कि हम डायरेक्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नहीं देंगे, आउटसोर्स किए हुए किसी एजेंसी में देंगे। अब आउटसोर्स किए हुए एजेंसी का खेल समझिए। आप एक कंपनी है, आपने एक कंपनी को आउटसोर्स कर लिया, थर्ड पार्टी को, अब वहां पर आरक्षण का रोस्टर भी पालन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आरक्षण को मारा, स्थानीयता की परिभाषा को मारा, विस्थापित कौन है उसकी परिभाषा को मार दिया और किसी को भी उठा करके ले आए। ये सारा खेल सभी जगह पर हो रहा है झारखंड में, चाहे वो गोड्डा के अडानी में हो, चाहे वो कोडरमा के मांझेडी में हो, चाहे बड़का गांव के एनटीपीसी में हो, तमाम जगहों पर यह खेल चल रहा है। और आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार के अंदर भी बार बार ये बातें आती थी कि 2,88,000 पद खाली हैं, 4,88,000 पद हैं सृजित पद। उन 2,88,000 पदों में झारखंड सरकार ने भी कई जगहों पर थर्ड पार्टी आउटसोर्स की हुई एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति करा दी और उसमें भी नौकरियां कम की गई, नौकरियां कम कर दी गई और आरक्षण को खत्म कर दिया गया। अब हम एक निजी कंपनी है, अब मुझे 20 कंप्यूटर ऑपरेटर रखने हैं, वो सरकार के लिए काम करेंगे, लेकिन वो 20 कंप्यूटर ऑपरेटर रखेंगे तो मैं निजी कंपनी में कहूँगा आरक्षण मेरे पास लागू नहीं हो सकता है, तो हम 20 किसी को भी उठा लेंगे। ये चीजें चल रही हैं। देखिए, अब चूंकि आपका मूल मुद्दा जो ये पूरा आपने जो पत्र लिखा वो बोकारो से जुड़ा हुआ था जी। जिस दिन ये हत्या हुई, जब आंदोलन हुआ, बीएसएल जो है वो थोड़ी सी नीचे होकर दब करके बातचीत कर रही थी, सारी चीजें मान रही थी। फिर बाकायदा 50 लाख रुपए मुआवजा और एक अस्थायी शुरुआत में नौकरी देने के बाद जब ये आंदोलन खत्म हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद कई नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। तो आप ये, इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कंपनी जो बातों पर सहमति बनी है पहले उस पर अड़ेगी, वो फिर अब अपने आंदोलन पे आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि फिर से आंदोलन होगा, फिर से न्याय के लिए मांग होगी, फिर लड़ाई होगा, फिर किसी का शहादत होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये देखिए, सबसे पहले तो ये एफआईआर स्टैंड नहीं करेगा और इस एफआईआर के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। अभ्यर्थियों ने हमसे बात की है और मैं उनको सलाह दूंगा कि सीधे उनको जाना चाहिए क्वैश के लिए हाई कोर्ट के पास कि ये एफआईआर को क्वैश किया जाए, क्योंकि ये झूठा आरोप है, फर्जी आरोप है। आपने लाठीचार्ज किया है, सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है, प्रेम महतो की शहादत हुई, ये सच्चाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर इन अभ्यर्थियों पर दबाव बने और ये अपने मांग को लेकर के थोड़ा सिकुड़ जाएं, इसलिए ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रबंधन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के डराने की ओछी हरकत मत करिए। झारखंड के लोग ऐसे ही परेशान हैं और इतना अधिक यहाँ पर लोगों को, मतलब आप कहिए कि आपने आक्रोश की सीमा पार कर चुकी है कि अब उनके आंसू सूख गए हैं। अब कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है सर कि हम बेचैन रहें, मेरा खून खराबा हो जाए, कहीं पर खून बहे सड़कों पर, कोई नहीं चाहता है। सब सुख चैन से रहना चाहते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि प्रबंधन जो है बहुत हे दृष्टिकोण से विस्थापितों को देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उनको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। सारी चीज़ें नज़रिए को लेकर के है। प्रबंधन जब अपने ही
विस्थापितों को, रैयतों को अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखेगा तो इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रबंधन को रवैया बदलने की ज़रूरत है, संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए, जो लोगों की डिमांड है वो मांग पूरी होनी चाहिए। लगभग 1380 जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं उनको तुरंत नौकरी देना चाहिए अस्थायी तौर पर, और भविष्य में और भी अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये रास्ता खोलना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा और मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि जरूर इस पर वो संज्ञान लेकर के काम करें। अंतिम सवाल है आपसे, चूंकि आपकी पार्टी इस बार सत्ता में है नहीं, आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया और आप अब जनता के बीच हैं, चूंकि विस्थापन का जो मुद्दा है वो पूरे राज्य में है, तो आपकी पार्टी विस्थापन में किस तरह से लोगों के बीच जाएगी? सिर्फ तब नहीं जब शहादत होगा, तब भी जब गोड्डा में बैठे रहते हैं लोग, तब भी जब अडानी, जब एनटीपीसी के खिलाफ बैठते हैं, तब भी जब आम्रपाली के खिलाफ बैठते हैं, तो कुछ है आप लोगों की नीति या फिर जी शहादत बिल्कुल का बिल्कुल इंतजार नहीं, कीजिएगा? हम लोगों ने साफ तौर पर कहा था अपनी केंद्रीय समिति में, जब धनबाद में हम लोगों की सभा हुई थी भटिंडा वाटरफॉल में, तो हम लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरे 5 साल में हमारा मुख्य मुद्दा विस्थापन होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पहलू बन चुका है, बहुत बड़ा विषय बन चुका है और विस्थापन पर कोई भी ठोस पहल नहीं हो पा रही है। एक जो बड़ा पहलू हम लोगों ने देखा कि जो विस्थापित एरियाज हैं वहाँ पे CSR की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप तो ठीक है पुनर्वास की नीति को नहीं लागू कर रहे हैं, बट CSR की एक्टिविटीज़ में भी ये लोग इतना बड़ा घपला है। CSR मतलब इन लोगों के लिए क्या है कि एक RO लगा दो, एक कहीं पे फैन दे दो, मच्छरदानी बांट दो, कहीं पे स्ट्रीट लाइट लगा दो। CSR का मतलब ये नहीं होता है। CSR का मतलब होता है कि आपने जो धूल और प्रदूषण फैलाया तो उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या आपने कोई हॉस्पिटल बनाया, क्या आपने वहाँ कोई स्कूल बनाया, क्या बच्चों का जो स्कूल टूट गया क्या आपने वहाँ कोई प्ले स्कूल बना दिया CSR एक्टिविटीज़ से, क्या आपने कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल बनाया है, क्या लड़कियों के लिए आपने कहीं महिला कॉलेज बनाया है? CSR का विजन ये होता है। ये स्ट्रीट लाइट लगा करके, ये RO लगा करके CSR के करोड़ों अरबों रुपए ये लोग खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नैतिकता पूरी तरीके से मर चुकी है, इनमें नैतिकता नहीं है और इस पहलू पर काम किया जाना चाहिए। और हम लोग इतनी बेबाकी से इसलिए बोल पाते हैं कि वास्तव में हम लोग लड़ रहे हैं झारखंड के लोगों के लिए और हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो झारखंडियों की हालत है ये सुधरे और यहाँ के लोगों को एक बेहतर जीवन मिले, यही चाहता हूँ।